नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे हमारे एमसीक्यू सीरीज में लेक्चर नंबर 51 में। तो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सतत विकास की अवधारणा से जुड़े 25 प्रश्नों को सॉल्व किया था। उम्मीद है वो प्रश्न आपके काम आएंगे और आपको उस विषय की, उस टॉपिक की समझ भी पैदा हुई होगी कि सतत विकास की अवधारणा है क्या और इसमें प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। इसी प्रकार आज हम देखेंगे प्रश्नावली और अनुसूची। ये जो वो टॉपिक हैं जिससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप परंपरागत पेपरों को देखें जो पिछले कुछ वर्षों पूर्व होते थे 2014, 15, 16, 17 में, तो बड़े ही सामान्य किस्म के प्रश्न पूछे जाते थे इस टॉपिक से। लेकिन पिछले 3 से 4 वर्षों में अलग-अलग परीक्षाओं में प्रश्नावली और अनुसूची जैसे विषयों से थोड़े अलग हट के प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो हमने उन सभी प्रश्नों का संकलन किया है जो पिछले 4 से 5 वर्षों में अलग-अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 51। तो आज हम 51वें लेक्चर तक पहुंच चुके हैं। इससे पहले पूरे 50 टेस्ट हमारे हो चुके हैं, इसके टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो टेलीग्राम पर आप जुड़कर ठीक है प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। लेकिन आंसर आपको केवल ठीक है यूट्यूब पर वीडियो में ही प्राप्त हो पाएगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि प्रश्नावली का औपचारिक विकास सर्वप्रथम किस संस्था के द्वारा किया गया। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो पेपर बिगड़ सकता है, क्योंकि हम प्रश्नावली क्या है, कितने प्रकार की होती है तो खूब पढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले प्रश्नावली कब बनाई गई थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो स्टैटिकल सोसाइटी ऑफ लंदन 1838, ब्रिटिश सेंसस ब्यूरो 1845, यूनेस्को 1946, इंटरनेशनल स्टैटिकल इंस्टीट्यूट 1850। तो सर्वप्रथम किस वर्ष प्रश्नावली तैयार की गई थी या प्रश्नावली का विकास किया गया था। तो सामाजिक अनुसंधान में ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र बना उसके बाद इस प्रकार के काम शुरू हुए हैं, नहीं, स्टैटिक्स में पहले से ही प्रश्नावली अनुसूचियों का इस्तेमाल होता रहा है सांख्यिकी विज्ञान में। यही कारण है कि प्रश्नावली का सबसे पहले औपचारिक विकास किस संस्था ने किया था, 1838 में किया था। स्टैटिकल सोसाइटी ऑफ, माफ कीजिएगा, ठीक है, स्टैटिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा 1838 में सबसे पहले प्रश्नावली इसी संस्था के द्वारा बनाई गई थी, सबसे पहले विकसित की गई थी शोध पत्र के रूप, शोध करने के लिए। यहां से एक प्रश्न आपका प्रश्नावली से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, गुडे और हार्ट ने प्रश्नावली को किस नाम से संबोधित किया है। ठीक है, गुडे और हार्ट ने प्रश्नावली को किस नाम से संबोधित किया है। मेल क्वेश्चनरी, इंटरव्यू शेड्यूल्स, डॉक्यूमेंट सर्वे या पोस्टल शीट के रूप में किस नाम से संबोधित किया है, किसने, गुडे एंड हार्ट ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हिंदी में उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है डाक प्रेषित प्रश्नावली। याद रखिए, यानी जिसे मेल से भेजा जाता है। मेल मतलब ईमेल नहीं, उस समय डाक खाने को या डाक जो होती है उसको मेल कहा जाता है। तो मेल क्वेश्चनरी कहा है, हिंदी में कहते हैं डाक प्रेषित प्रश्नावली कहा है। प्रश्नावली को किसने, गुडे और हार्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एसएफ स्टीवन ने 1946 में मापक स्तरों में कौन सा सही क्रम जमाया है। अगर आपने देखा होगा कि जब प्रश्नावली के बाद जो उत्तर प्राप्त होते हैं उत्तरदाताओं के द्वारा, जब प्रश्नावली वापस आती है उत्तर सहित, तो जो अनुसंधान करता होता है वो प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर ठीक है मापन तय करता है, विश्लेषण करता है उत्तरों का। और उत्तरों का विश्लेषण करने के दौरान ठीक है वो उत्तरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटने की कोशिश करता है। तो एस एस स्टीवन ने 1946 में इसी के 4 स्तर बताए हैं कि जब हम प्रश्नावली से जब हमें उत्तर प्राप्त होता है, उन हजारों शीट्स प्राप्त होती हैं, हजारों लोगों से जानकारी मिली है, उन उत्तरों को किस आधार पर जमाया जाए समझने के लिए। तो ऐसे स्टीवन ने 4 प्रकार की कैटेगरी बांटी हैं उन उत्तरों को मापन स्तर पर समझने के लिए। अब ये 4 कैटेगरी का क्रम पूछा जाता है, वो क्रम क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल रेशियो, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इस प्रकार के क्रम होते हैं। पहली बात तो आपको ये क्लियर हो गया कि प्रश्नावली पढ़ना ही नहीं है, जब प्रश्नावली से उत्तर प्राप्त होते हैं उन उत्तरों का विश्लेषण करने के लिए कई सारी स्केल डेवलप की गई हैं, कई सारे मापक स्केल बनाई गई हैं, याद रखिएगा। तो बहुत से लोग आज भी वही पढ़ते रहते हैं कि अच्छी प्रश्नावली की विशेषता क्या होती है, प्रश्नावली के प्रकार क्या होते हैं। पेपर का लेवल बढ़ता जा रहा है,
यही कारण है इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो SSST1 ने 4 प्रकार के मापक स्तर बताए हैं और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले नॉमिनल देखा जाता है, फिर ऑर्डिनल, उसके बाद इंटरवल और फिर रेशियो लेवल पर उत्तरों को बांटा जाता है। ठीक है। फिर आता है प्रश्नावली पद्धति की सबसे बड़ी सीमा क्या है? सीमा क्या है, लिमिटेशन क्या है प्रश्नावली की? गहराई से जानकारी नहीं मिल पाना, डेटा वर्गीकरण ना हो पाना, उत्तर का जल्दी मिलना, मात्रात्मक डेटा ना मिलना। ठीक है, अब क्या सबसे बड़ी कमजोरी है? सबसे बड़ी कमजोरी यह है प्रश्नावली की कि प्रश्नावली में आप ना तो ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं, ना सामने वाले की राय को समझ पा रहे हैं। उसके उत्तरों को आप पढ़ तो रहे हैं, उसके पीछे की भावना को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके हाव भाव को नहीं समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन में ज्यादा तेजी से बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है वो सतही ज्ञान होता है, और गहराई से जानकारी ना मिलना ही सबसे बड़ी कमजोरी है प्रश्नावली की। अगला है लिंकट स्केल का उपयोग किस प्रकार के मापन में होता है? अभी हमने वैसे भी चर्चा करी कि जब प्रश्नावली से जो उत्तर प्राप्त होते हैं उन उत्तरों को मेजर करने के लिए कई सारे स्केल डेवलप किए गए हैं। उसमें से एक है लिंकट स्केल का उपयोग किस प्रकार के मापन में होता है? सहमति असहमति में, विपरीत विश्लेषण में, भारित कथनों में, चित्र आधारित मूल्यांकन में। अब जो बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं प्रश्नावली में जिसमें उत्तर जो पूछा जाता है उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, क्या आप सहमत हैं या आप सहमत नहीं हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, उत्तर प्राप्त होते हैं प्रश्नावली के माध्यम से, उसमें छांटा जाता है कितने लोग सहमत हैं, कितने लोग असहमत हैं, सहमति का आधार क्या है, असहमति का आधार क्या है। इसके लिए इस्तेमाल होता है लिंकट स्केल। ठीक है, तो याद रखिए सहमति और असहमति को मेजर करने के लिए लिंकट स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्नावली की कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, अब विशेषता क्या पूछा गया है? नहीं है। कम समय कम खर्च, ये तो विशेषता है, सही बात है। बड़े क्षेत्र में प्रयोग, ये भी होता है प्रश्नावली के द्वारा। व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता या उत्तरदाता की स्वतंत्रता। उत्तरदाता स्वतंत्र होता है, उसके सामने कोई अनुसंधानकर्ता नहीं होता, वो उत्तर देने में स्वतंत्र होता है। लेकिन व्यक्तिगत संपर्क की अनिवार्यता ऐसा नहीं होता। प्रश्नावली को डाक से भेजा जाता है, वापस डाक से ही प्राप्त होती है, इसलिए व्यक्तिगत संपर्क करने की अनिवार्यता नहीं होती प्रश्नावली में। ठीक है, अगला कौन सा कथन असंरचित प्रश्नावली के संदर्भ में सही है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, आपने पढ़ा ही होगा प्रश्नावली के प्रकारों में। चित्रात्मक प्रश्नावली होती है, संरचित प्रश्नावली होती है, असंरचित प्रश्नावली होती है, खुली प्रश्नावली होती है, बंद प्रश्नावली होती है। तो असंरचित प्रश्नावली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, प्रश्न और क्रम पहले से तय होते हैं, केवल मात्रात्मक डेटा प्राप्त होता है, अध्ययनकर्ता को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, बड़े क्षेत्र में उपयोगी होती है। अब देखिए 2 चीजें आ गई यहां पर, संरचित और असंरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली में अनुसंधान करने से पहले ही प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं, इसलिए अनुसंधान के दौरान किसी प्रकार का प्रश्नों में हेरफेर या परिवर्तन संभव नहीं हो पाता। जबकि असंरचित प्रश्नावली होती है जो अनऑर्गेनाइज होती है, अनुसंधानकर्ता अनुसंधान के दौरान भी अपने स्तर पर निजी तरीके से प्रश्नों को बदल सकता है। यही कारण है कि अध्ययनकर्ता को प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है असंरचित प्रश्नावली के अंतर्गत। अगला है लिंकट स्केल समानता कितने अंगों का होता है? अभी हमने देखा था सहमति असहमति वाली, तो इसमें स्केल जो होती है इसमें कितने भागों में बांटा जाता है? ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स में बटी होती है, 4 से 5 में, 5 से 7 में या 10 में। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो लिंकट स्केल में समानता कितने अंगों का होता है ये याद कर लीजिए। इसमें जब भी सहमति असहमति वाले जो जवाब आते हैं प्रश्नावली से, उससे जवाबों का विश्लेषण करने के लिए लिंकट स्केल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसमें 5 से लेकर 7 पैमाने होते हैं, याद रखिए 7 अंक होते हैं। अगला है बंद प्रश्नावली, क्लोज एंडेड क्वेश्चन का मुख्य लाभ क्या है? बंद प्रश्न जो प्रश्नावली होती है, उत्तरदाता की स्वतंत्रता होती है, डेटा की सांख्यिकी तुलना में आसानी होती है, अधिक गहराई से उत्तर प्राप्त होते हैं, कम समय लगता है। कम समय तो हर प्रकार की प्रश्नावली में लगता है, उत्तरदाता तो हर प्रकार की प्रश्नावली में स्वतंत्र होता है, अधिक गहराई से उत्तर ये प्रश्नावली में प्राप्त होते ही नहीं है। प्रश्नावली से जो भी जानकारी मिलती है वो खासकर तथ्यात्मक और सतही होती है। लेकिन डेटा की सांख्यिकी तुलना में करना आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर प्रश्न हाँ या ना में होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सहमति असहमति वाले होते हैं। यही कारण है कि इस प्रकार के बंद प्रश्नावली वाले
जो सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप डेटा का सांख्यिकी विश्लेषण बड़ी आसानी से कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली में डबल बैरल क्वेश्चन से क्या तात्पर्य है? तो डबल बैरल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? अब देखिए, प्रश्न यहां से पूछे जा रहे हैं प्रश्नावली में, इसलिए प्रश्नावली सबसे अच्छी प्रश्नावली की विशेषता क्या होती है, प्रश्नावली अनुसूची में क्या अंतर है। अब वो जमाना गया, ऐसे क्वेश्चन 2015, 16, 17 तक पूछे गए, उसके बाद धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। तो प्रश्नावली में डबल बैरल क्वेश्चन से क्या मतलब होता है? एक प्रश्न में दो या अलग अलग मुद्दों को शामिल करना, दो बार पूछे जाने वाले प्रश्न, प्रश्न का दो बार प्रिंट होना, या उत्तरदाता से दो बार उत्तर लेना। ठीक है, डबल बैरल क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक प्रश्न में ही क्या होते हैं, दो अलग अलग मुद्दों को शामिल कर लिया जाता है। अब गरीबी के मुद्दों में ही शामिल कर लो कि गरीबी का प्रश्न पूछ रहे हैं, उसी में क्वेश्चन पूछा गया कि क्या गरीबी अशिक्षा के कारण होती है या गरीबी पूंजीवाद के कारण होती है, यानी दो अलग मुद्दों को शामिल कर लिया आपने एक ही प्रश्न में, इसे कहा जाता है डबल बैरल क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, जरूर पूछिएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नावली के प्री टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्री टेस्ट मतलब क्या होता है, पहले इसके बाद कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उत्तरदाता का चयन करना, प्रश्नों की समझ, भाषा, वैधता का परीक्षण करना, डेटा का विश्लेषण करना, शोध रिपोर्ट लिखना। नाम से स्पष्ट है, टेस्ट प्रारंभ करने से पहले टेस्ट को समझना। इसकी जरूरी है कि पहले हम जो प्रश्नावली भेजने वाले हैं डाक से द्वारा, अब मान लीजिए 5000 लोगों को डाक से प्रश्नावली भेजी जानी है, तो 5000 कॉपी भेजने से पहले ये तो देख लो कि प्रश्न है कैसे, प्रश्नों की समझ कैसी है, क्या वो अनुसंधान के अनुरूप है या नहीं है। यही कारण है इसे कहा जाता है प्री टेस्ट, यानी प्रश्नावली को भेजने से पहले प्रश्नों की समझ, उसकी भाषा, उसकी वैधता को पहले परीक्षण किया जाता है, उसके बाद प्रश्नों को भेजा जाता है डाक से। अब आता है, सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल का उपयोग मुख्यतः किसके मापन में होता है? अभी आप देख रहे थे लिंकट स्केल का, अब बात आ रही है, ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल का इस्तेमाल। मैंने पहले भी कहा इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं क्योंकि प्रश्नावली से जो उत्तर मिलते हैं उसका विश्लेषण करने के लिए स्केल का इस्तेमाल होता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तथ्यों के मापन में, दृष्टिकोण के मापन में, शारीरिक मापन में, या सामाजिक स्थिति के मापन में? आसान भाषा में समझिए, आपने देखा होगा लुंडबर्ग ने प्रश्नावली के दो प्रकार बताए हैं, एक है तथ्य आधारित प्रश्नावली और एक है मत आधारित प्रश्नावली। जब हम तथ्यों का संग्रह करने के लिए प्रश्नावली तैयार करते हैं तो उसे कहते हैं तथ्य आधारित प्रश्नावली। लेकिन जब हम सामने वाले की मनोवृत्ति, सामने वाले की राय, सामने वाले की सोच पता करने के लिए प्रश्नावली तैयार करते हैं तो लुंडबर्ग के अनुसार उसे कहते हैं मत संबंधी प्रश्नावली। यानी हम सामने वाले के दृष्टिकोण, उसकी अप्रोच, उसके एटीट्यूड को पता करना चाहते हैं, उसके इस प्रकार के प्रश्न तैयार किए जाते हैं और उससे जो उत्तर मिलते हैं उस उत्तरों का विश्लेषण करने के लिए भी आपको एक अलग प्रकार का स्किल डेवलप करना पड़ेगा। वही कहलाता है सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल, यानी हम सामने वाले की उत्तरदाता के दृष्टिकोण को समझने के लिए सिमेट्रिक डिफरेंशियल स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला है अनामिता। एनोमिनिटी का प्रश्नावली पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, अनामिका का मतलब क्या होता है? गुमनामी, यानी प्रश्न पूछने वाला भी गुमनाम है, उत्तर देने वाले की भी पहचान छुपाई जा रही है। तो इसका असर क्या पड़ेगा, याद रखिए, अनुसंधान पर। पहला, डेटा की विश्वसनीयता घट जाती है। दूसरा, ईमानदार उत्तरों की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, उत्तरदाता कम जवाब देते हैं। और चौथा, विश्लेषण कठिन हो जाता है। भाई, आपने किसी व्यक्ति से उत्तरदाता के पास भेजी है प्रश्नावली और ये भरोसा दिलाते हुए कि उत्तरदाता को अपना नाम नहीं लिखना है, उसकी कोई पहचान सार्वजनिक नहीं की जाएगी। अब उत्तर देने वाला क्या करेगा? उत्तर देने वाला कम जवाब देगा, उत्तर देने वाला विश्लेषण कठिन हो जाएगा उत्तरों का, या डेटा विश्वसनीय नहीं होगा, घुमा फिरा कर लिखेगा, आधी अधूरी सूचना लिखेगा। नहीं, जब सामने वाले को मालूम है कि मेरा नाम लिखना ही नहीं है, मेरी कोई पहचान ही उजागर नहीं होने वाली, तो क्या करेगा? वो ईमानदारी से उत्तर देना, बड़े संभावना बढ़ जाएगी, ईमानदारी से उत्तर देगा। ठीक है, बहुत से लोग आते हैं ना, न्यूज पेपर आप सुनते भी होंगे कि अधिकारी ने नाम ना लिखने की शर्त पर बताया कि क्या क्या हो रहा है विभाग में, नाम ना लिखने की शर्त पर। यानी जब उसको मालूम पड़ जाए कि मीडिया मेरा नाम नहीं देगा तो वो ज्यादा डिटेल में जानकारी देता है और वास्तविक जानकारी देता है। उसी प्रकार जब उत्तरदाता को क्लियर हो जाता है कि मेरा नाम नहीं आएगा, मेरी पहचान गोपनीय रहेगी, तो इन प्रश्नों का मैं, ठीक है, विस्तृत तरीके से ईमानदारी से उत्तर दे सकता हूं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, देखिए डिस्क्रिमिनेटर्स क्वेश्चंस में कितने प्रकार के विकल्प होते हैं। ठीक है, अभी बड़ा आसान होता है। आपने देखा होगा प्रश्नावली में कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, एक तरीका तो ये होता है प्रश्नावली में, जो खुली प्रश्नावली होती है जहां पे आप अपने विचार खुलकर प्रकट कर सकते हैं। एक होती है बंद प्रश्नावली जो एमसीक्यू बेस होती है, यहाँ पे 3-4 ऑप्शन होते हैं, उसी में से आंसर चुनना होता है। और तीसरे प्रकार की प्रश्नावली वो होती है जहां पर क्या होता है, जहां पर केवल हाँ या ना में उत्तर देना होता है, बस सही या गलत में दो में से एक विकल्प चुनना होता है। यानी यहां पर केवल दो प्रकार के विकल्प ही उपलब्ध कराए जाते हैं। अगला है आदेश प्रभाव, ऑर्डर इफेक्ट प्रश्नावली में कब होता है। अब ये आपको क्लियर होना चाहिए, आदेश प्रभाव होता क्या है, ऑर्डर इफेक्ट क्या होता है। ऑर्डर इफेक्ट को समझना है तो पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। जैसे मान लीजिए शुरुआत के 3 प्रश्न हैं, उन 3 प्रश्नों का उत्तर दिया है किसी उत्तरदाता ने। आगे जाकर 10वां 11वां 12वां क्वेश्चन जो है वो विरोधाभास पैदा कर रहा है, यानी पहला दूसरा क्वेश्चन से संबंधित ही है वो 12वां 13वां 14वां प्रश्न, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर रहा है। सीधी सी बात है, क्लियर है। यानी ऊपर लिखा हुआ है जातिवाद के विरोध में और नीचे लिखा है जातिवाद के समर्थन में, अब उसको दोनों ऑप्शन में चुनना है। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर होता है क्वेश्चंस का, हो सकता है कि शुरू के 3-4 क्वेश्चन आगे आने वाले क्वेश्चंस को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। इसे कहा जाता है ऑर्डर इफेक्ट, यानी जब प्रश्नों का क्रम उत्तरों को प्रभावित कर सकता है। यानी शुरुआत में 3 से 4 ऐसे प्रश्न रखे गए जो आने वाले प्रश्नों के उत्तर को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि उत्तरदाता यह समझता है कि मैंने 3-4 प्रश्नों का उत्तर यह दिया है, अब मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता। यानी वो प्रभावित होने के बाद क्या करता है, मजबूरी में अपने उत्तरों को बदलना शुरू कर देता है। इसे कहा जाता है ऑर्डर इफेक्ट। अगला है अनुसूची में अप्रकटबद्ध प्रश्नों की विशेषता क्या होती है। ठीक है, सीधी सी बात है, अप्रकटबद्ध निश्चित विकल्प दिए जाते हैं, उत्तरदाता स्वतंत्र रूप से उत्तर देता है, केवल हाँ या ना में उत्तर देता है, प्रश्न गोपनीय होते हैं। अब पहले समझिए कि अनुसूची में इस प्रकार के प्रश्नों की विशेषता क्या होती है। अप्रकटबद्ध मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, जब प्रश्नों के जवाब केवल हाँ या ना में ही देने हो, आपके पास तीसरा कोई विकल्प ना हो, याद रखिएगा, तो ऐसे प्रश्नों को क्या कहते हैं, अनुसूची में अप्रकटबद्ध प्रश्न कहा जाता है। अगला है अनुसूची की किस विधा में उत्तरदाता सीधे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। किस प्रकार की अनुसूची, अनुसूची के कई सारे प्रकार होते हैं प्रश्नावली की तरह, तो कौन सी अनुसूची है जिसमें आप, याद रखिए, उत्तरदाता से सीधे प्रश्न नहीं पूछ सकते। मूल्यांकन अनुसूची, अवलोकन अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची या साक्षात्कार अनुसूची। स्वाभाविक सी बात है, अगर आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी समूह का और उत्तर भरते जा रहे हैं, अनुसूची में अनुसंधानकर्ता खुद उत्तर भरता है, उत्तरदाता उत्तर नहीं भरता है, तो सामने वाला जो अनुसंधान कर रहा है वो खुद ही उत्तर भर रहा है किसी को ऑब्जर्व करते हुए, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो तो ऑब्जर्वेशन कर रहा है ना। तो स्वाभाविक सी बात है, अवलोकनीय अनुसूची में अनुसंधानकर्ता केवल अवलोकन से देखकर चीजों को भर रहा है, वो प्रश्न पूछकर नहीं भर रहा है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है समाजशास्त्री अनुसंधान में अनुसूची और प्रश्नावली में मुख्य अंतर क्या है। अनुसूची में स्वयं भरण होता है, प्रश्नावली में साक्षात्कारकर्ता द्वारा भरण होता है, ये गलत बात है। अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता भरता है, प्रश्नावली में उत्तरदाता स्वयं भरता है। दोनों में साक्षात्कारक भरता है और अनुसूची केवल गुणात्मक शोध में उपयोग होती है। तो मुख्य अंतर क्या है, मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर बी, अनुसूची में साक्षात्कारकर्ता, याद रखिएगा, अनुसंधानकर्ता जो है वो उत्तरदाता से प्रश्न पूछता है, आंसर खुद भरता है, जबकि प्रश्नावली डाक से भेजी जाती है और उत्तरदाता को खुद भरनी होती है। ठीक है। अगला प्रश्न, अनुसूची का प्रयोग सबसे पहले व्यवस्थित रूप से किस क्षेत्र में हुआ था। अभी आपने पढ़ा था कि प्रश्नावली का सबसे पहले किसने तैयार किया था, स्टैटिकल सोसाइटी ऑफ लंदन के द्वारा 1838 में डेवलप हुई थी प्रश्नावली। अब प्रश्न ये पूछा गया है कि अनुसूची का प्रयोग सबसे पहले किस क्षेत्र में हुआ था, शिक्षा अनुसंधान में, जनगणना में, औद्योगिक सर्वेक्षण में या नव विज्ञान में। आपने देखा होगा जनगणना जब होती है तो क्या होता है, एक व्यक्ति आता है घर पर, जनगणना संबंधित व्यक्ति होता है, शासकीय कर्मचारी होता है, वो 21 से 22 प्रश्नों को घर वालों के मुखिया से पूछकर भरता है। यानी क्वेश्चन आप वो पूछता है, आप उत्तर देते जाते हैं और आपको नहीं भरना होता है, वो खुद भरता है प्रश्नों को। यानी सबसे पहले याद रखिएगा जनगणना के क्षेत्र में अनुसूची का इस्तेमाल हुआ था।
ठीक है, जो घर पे आके जनगणना कराते हैं अधिकारी, वो भी अनुसूची ही का इस्तेमाल होता है, प्रश्नावली का इस्तेमाल नहीं होता उसमें। अगला है शिक्षित उत्तरदाताओं के, यहां पर देखिएगा, शिक्षित उत्तरदाताओं के एक बड़े समूह से सूचना एकत्रित करने के लिए एक लंबे क्षेत्र में फैले कौन से शोध उपकरण का प्रयोग सही होगा। यहां पर देखा जाए तो प्रश्नावली की सारी विशेषताएं लिख दी। प्रश्नावली में शिक्षित मतदाता का इस्तेमाल कर सकते हैं, अशिक्षित व्यक्ति प्रश्नावली का इस्तेमाल नहीं हो सकता अशिक्षित क्षेत्र के लिए, व्यक्ति के लिए। दूसरा, एक बड़े समूह में अगर आपको अनुसंधान करना है तो प्रश्नावली कारगर साबित होती है। एक फैले हुए क्षेत्र में अनुसंधान करना है, प्रश्नावली कारगर साबित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अनुसूची का उपयोग अक्सर किस साक्षात्कार तकनीक में किया जाता है। अब देखिए, साक्षात्कार तकनीक की बात हो रही है, तो टेलीफोन इंटरव्यू ये भी एक साक्षात्कार है, आमने सामने का संरक्षित साक्षात्कार है, ईमेल इंटरव्यू ये भी एक साक्षात्कार है, और समूह चर्चा ये भी एक अपने आप में डिस्कशन होता है, साक्षात्कार होता है। तो कौन से साक्षात्कार में अनुसूची का उपयोग होगा। ठीक है, अनुसूची का उपयोग काय में होता है, जो हम प्रश्न पूछते हैं और सामने वाले के, फिर उसके प्रश्नों से सुनकर आंसर लिखते हैं। तो सबसे अच्छी तकनीक कहां पे होगी, आमने सामने के संरक्षित साक्षात्कार में। संरक्षित साक्षात्कार मतलब प्रश्नों की तैयारी पहले से ही कर दी जाती है, प्रश्न बदलने का अनुसंधानकर्ता को अधिकार नहीं होता, साक्षात्कार से पहले ही प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसूची की विश्वसनीयता जांचने का एक सामान्य तरीका कौन सा है। ठीक है, अनुसूची की, प्रश्नावली की बात नहीं हो रही है, प्रश्नावली में कई सारे पैमाने हैं। अनुसूची की विश्वसनीयता जांचने का, याद रखिएगा, सबसे सही तरीका कौन सा है। त्रिभुजीकरण, फोकस ग्रुप, जनगणना या गहन अध्ययन। ठीक है, अब होता क्या है, आप सामने आपने प्रश्न पूछा, अपने अनुसूची के प्रश्नों से उत्तरदाता ने उत्तर दिया, लेकिन आपको थोड़ा बहुत क्या लग रहा है, उत्तर में कुछ ना कुछ सही नहीं लग रहा है, या कोई ना कोई एक प्रकार का विरोधाभास लग रहा है। तो आपने क्या किया, आपने क्रॉस क्वेश्चन कर लिया, या कोई दूसरा प्रश्न करके आपने उसको कंफर्मेशन कर ली। यानी जब अनुसूची में प्रश्न उत्तर की विश्वसनीयता जांचने के लिए आप एक विधि नहीं अपनाते हैं, 2-3 विधियों का एक साथ सहारा लेने लगते हैं। यानी आप प्रश्न भी पूछते हैं, सामने वाले के हाव भाव को भी देखते हैं, उसके साथ साक्षात्कार के माध्यम से, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी कुरेदने की कोशिश करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तब कहीं ना कहीं इस प्रकार से आपके पास जो उत्तर मिलता है वो विश्वसनीय हो जाता है। यही कारण है, इसे कहा जाता है त्रिभुजीकरण, यानी एक विधि पर निर्भर ना रहकर कम से कम 3 विधियों को एक साथ अपनाना उत्तर की विश्वसनीयता के लिए, इसे कहा जाता है त्रिभुजीकरण। ठीक है, तो ये थे 24-25 प्रश्न जो आज हमने सॉल्व किए हैं अनुसूची और प्रश्नावली से संबंधित। नॉर्मल आपको ऐसे क्वेश्चन, बड़े आसान प्रश्न आते हैं, आपने देखे भी होंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों से आपको क्लियर हो गया होगा कि अनुसूची और प्रश्नावली को सतही स्तर पर नहीं पढ़ना है, काफी गहराई पर पढ़ना होता है, अच्छी किताबों से पढ़ना होता है। ठीक है, अच्छी किताबों से पढ़िए, ऑथेंटिक किताबों से पढ़ेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अभी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, झारखंड पीजीटी, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर, जैसा कि दिसंबर में होने वाला है राजस्थान पीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, अभी हाल ही में झारखंड पीजीटी है, यूपी पीजीटी का एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। ठीक है, तो हमारे बैच चल रहे हैं, यूपी पीजीटी का कोर्स हमारा पूरा हो चुका है, यूपी जीआईसी का कोर्स हमारा पूरा हो चुका है। ठीक है, याद रखिए, तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। झारखंड पीजीटी का सिलेबस हमारा 40% कवर हो चुका है। ठीक है, 12 खंडों में हमने बांटा है इसको, आपके जो 67 टॉपिक हैं इसको हमने 12 खंडों में बांटा हुआ है, उसमें से 5 खंड हमारे पूरे हो चुके हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर का, राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो हमारा पूरा हो चुका है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस अभी भी चल रही हैं रिवीजन के तौर पर, जो टॉपिक हो चुके हैं उनको फिर से पढ़ाया जा रहा है। तो अभी भी 4-4.5 महीने का समय है राजस्थान पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कल हम चर्चा करेंगे एक बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक पर। कल हमारे जो 25 प्रश्न होंगे वो 25 प्रश्न हम सॉल्व करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक से। वो टॉपिक है, याद रखिए, धर्म के बारे में, धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में, याद रखिए, धर्मनिरपेक्षता के बारे में, ठीक है, धर्म और जादू के बारे में। ठीक, इस टॉपिक से संबंधित हम 25 से 30 प्रश्नों को अलग से सॉल्व करेंगे कल के लेक्चर में। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।